हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 12वीं भौतिकी का बुक 1 का चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा एसी का टॉपिक एसी परिपथों में शक्ति एवं शक्ति गुणांक एवरेज पावर इन एसी सर्किट्स एंड पावर फैक्टर को हिंदी माध्यम में डिस्कस किया जाएगा, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का इंग्लिश मीडियम में वीडियो पहले ही मैंने यूट्यूब में अपलोड कर रखा है, जिसे मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच किया जा सकता है। श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ सीरीज एलसीआर एसी सर्किट को जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तथा उसे वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आपूर्ति किया जाता है, सप्लाई किया जाता है जब एलसीआर श्रेणीबद्ध एसी परिपथ को, तो उस परिपथ में अर्थात श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ में धारा बहने लगती है, करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जब संचक का वोल्टेज Vc प्रेरक का वोल्टेज Vl से अधिक हो, उस स्थिति में। तो इसे आप लोग नोट करें। एलसीआर श्रेणीबद्ध एलसीआर श्रेणीबद्ध मीन सीरीज, तो श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ में प्रयुक्त परिपथ को प्रयुक्त मतलब अप्लाइड एलसीआर श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ को जब एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो एसी स्रोत द्वारा अप्लाइड जो वोल्टेज है तो उसी को प्रयुक्त वोल्टेज, यदि V इक्वल टू उसे व्यक्त किया जाए वोल्टेज को V बराबर V0 साइन ओमेगा टी सपोज किया जाए, इसे 1 समीकरण 1 है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो एलसीआर एसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को हम व्यक्त कर सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो परिपथ मतलब एलसीआर परिपथ एसी परिपथ, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्यों प्रवाहित होगी? क्योंकि एलसीआर के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्रयुक्त किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, आरोपित किया जाता है। जब विभवांतर आरोपित होगा तो ओम के नियम के अनुसार उसमें धारा भी प्रवाहित होगी कि I भैरिजेट भी, तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो प्रत्यावर्ती धारा होगी एसी, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं I बराबर, I क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। t समय पर, स्मॉल t समय पर धारा का जो मान है किसी खास समय t पर, उसे तात्क्षणिक मान कहा जाता है। तो I बराबर I नॉट साइन I नॉट या I0 शिखर धारा है, पीक करंट है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समीकरण 2 हो गया। यह एलसीआर सीरीज एसी सर्किट श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ की बात हो रही है, तो उसमें V बराबर V0 साइन ओमेगा टी एंड करंट I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाइव क्या है? वोल्टेज V एवं धारा I के बीच कला कोण है, जहां फाई बराबर
वोल्टेज V एवं धारा, जिसको संकेत में V से वोल्टेज को वोल्टता या वोल्टेज V से सूचित इसे किया गया है, एवं धारा को I से सूचित किया जाता है। तो V एवं I वोल्टेज या वोल्टता एवं धारा के बीच का कला कोण कितना है, फाई है, जो यहाँ पर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो समीकरण 2 यह दर्शाता है कि LCR सीरीज एसी परिपथ में, श्रेणीबद्ध LCR एसी परिपथ में यदि संचयक का वोल्टेज VC उस परिपथ में लगे प्रेरक या कुंडली का वोल्टेज या कुंडली पर आरोपित वोल्टेज VL से बड़ा हो, तो उस सिचुएशन में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में बहने वाली धारा I प्रयुक्त उस परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज, उस परिपथ को दिया गया एसी वोल्टेज, एसी वोल्टता V से फाई कला कोण से आगे होता है। लेकिन कंडीशन वही है, यदि VC इज ग्रेटर देन VL। इस कंडीशन को यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि VC संचयक का वोल्टेज अगर प्रेरक का वोल्टेज से बड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि VL ग्रेटर होगा VC से, तो उस सिचुएशन में वोल्टेज ही लीड करेगा, वोल्टेज ही आगे होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी आगे होगा प्रत्यावर्ती धारा I से। LCR परिपथ में ही अगर VL प्रेरक का वोल्टेज, कुंडली का वोल्टेज, यदि संचयक के प्लेटों पर आरोपित वोल्टेज या संचयक के प्लेटों के बीच या संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर से अधिक होगा, तो उस स्थिति में वोल्टेज ही धारा से लीड करेगा, आगे रहेगा फाई कला कोण से ही। तो उस सिचुएशन में हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखेंगे। अगर आरोपित करेंगे वोल्टेज, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन श्रेणीबद्ध LCR एसी परिपथ में और LCR एसी सर्किट में अगर संचयक के क्रॉस वोल्टेज संधारित्र के प्लेटों पर के बीच जो विभवांतर होगा VC, वह प्रेरक के सिरों पर विभवांतर या प्रेरक के सिरों के बीच या कुंडली के सिरों के बीच के विभवांतर से VL से अधिक होगा। तो उस स्थिति में LCR श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली धारा I प्रयुक्त वोल्टेज आरोपित एसी वोल्टेज से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कला कोण से आगे होगा, जिसे प्लस फाई करके समीकरण 2 में दर्शाया गया है, जहां I बराबर V एवं I के बीच कला कोण, फेज एंगल कला कोण। और LCR परिपथ के लिए कला कोण का व्यंजक हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। tan फाई इक्वल टू, यहाँ पर इस केस के लिए जब VC ग्रेटर देन VL है, तो tan फाई इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन VR, VC माइनस VL अपॉन VR। तो और VC को हम लिख सकते हैं XC माइनस VC के लिए I इंटू XC, VL के लिए I इंटू XL, प्रेरणिक प्रतिघात, धारा गुणे प्रेरणिक प्रतिघात, एंड विभवांतर के लिए प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर के लिए VR इक्वल टू IR। तो हम प्रतिरोधों के रूप में, मान तीनों अवयवों, LCR परिपथ के तीनों अवयवों के प्रतिरोधों के रूप में भी कला कोण को व्यक्त कर सकते हैं। तो उस इस सिचुएशन में XC माइनस XL अपॉन R होगा। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें VL इज ग्रेटर देन VC जब लिया था, तो tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, दैट इज tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, प्रतिरोधों के रूप में, और विभवांतर के रूप में VL माइनस VC अपॉन VR। लेकिन यहाँ पर VC ग्रेटर देन VR है, VL है, तो इस सिचुएशन में tan फाई जो कला कोण होगा LCR सीरीज एसी सर्किट में, श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में, तो उसमें क्या होगा, tan फाई इक्वल टू, इस सिचुएशन में जब VC ग्रेटर देन VL है, तो tan फाई इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन VR, और tan फाई बराबर XC माइनस XL अपॉन R होगा। तो कला कोण यहाँ फाई क्या होगा, tan इनवर्स इस केस में VC ग्रेटर देन VL है, तब XC माइनस XL अपॉन कैपिटल R। एवं I0 क्या है, श्रेणीबद्ध LCR एसी परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली शिखर धारा, एवं
तो एलसीआर परिपथ के लिए शिखर धारा कितनी होगी, I0 बराबर V0 शिखर धारा बटा प्रतिरोध। तो एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, जेड, उसे जेड संकेत से सूचित किया जाता है। एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध जेड, जिसे एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है, एवं जेड का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, एलसीआर एसी परिपथ के लिए श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए जेड जो होगा कुल प्रतिरोध वह आर स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ एक्सी क्या है, संधारित्र का प्रतिरोध है, जिसे धारितीय प्रतिघात कहा जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका मान 1/c ओमेगा संकेत एक्सी, एवं एक्सएल क्या है, प्रेरक या कुंडली का प्रतिरोध, इसे प्रेरणी प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। एंड एक्सएल का जो सूत्र होता है वह एल ओमेगा होता है, एक्सएल बराबर एल ओमेगा। तो यह जेड क्या हो गया, यहाँ जेड क्या हो गया, जेड हो गया यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है, जेड प्रतिबाधा है। तो अब तात्क्षणिक शक्ति कितना होगा, जो वोल्टेज जितना हो गया, माने एसी परिपथ एलसीआर एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब अप्लाई किया गया, बाहर से प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रयुक्त किया गया, तो उसमें धारा बहने लगी, तो उसमें शक्ति उत्पन्न होगी। तो तात्क्षणिक शक्ति कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति जो परिपथ में उत्पन्न होगी वह कितनी होगी, परिपथ में उत्पन्न तात्क्षणिक शक्ति, परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति का मतलब किसी समय टी पर तात्क्षणिक शक्ति को हम संकेत कैसे लिखते हैं, पी इंस्टेंटेनियस, PINST। तात्क्षणिक का अंग्रेजी होता है इंस्टेंटेनियस, तो उसके फर्स्ट फोर लेटर को, इंस्टेंटेनियस का फर्स्ट फोर लेटर को हम पी के नीचे संकेत के रूप में इंस्टेंटेनियस के लिए INST डॉट दे करके सूचित करते हैं। तो परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कितना हो गया, पी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट होता है, V × I। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान V एवं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान V × I। हमें मालूम करना है औसत शक्ति। ऐसे V का मान कितना होता है, V0 sin ओमेगा टी, एंड धारा का मान कितना होता है, I0 sin ओमेगा टी × +5। तो हमको औसत शक्ति निकालना है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में। तो उसके लिए अब यहाँ पर इस इक्वेशन में तात्क्षणिक शक्ति PINST डॉट इक्वल टू V × I होता है। शक्ति, विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है, वोल्टेज गुने धारा। तो वोल्टेज या वोल्टता भी एवं धारा कितना है, I है। अब समीकरण 1 एवं 2 से V के जगह V0 sin ओमेगा टी एवं I के जगह I0 sin ओमेगा टी +5 इसमें हम पुट करेंगे, लेकिन हम पुट करेंगे बाद में, इसको समीकरण 3 मान लें। जब हम अब औसत शक्ति ज्ञात करेंगे तो उसमें इसका उपयोग करेंगे, P इंस्टेंटेनियस × dt, एक पूरे चक्र में 0 से t इंटीग्रेट समाकलन दे करके P इंस्टेंटेनियस × dt बटा टोटल टाइम t से डिवाइड करेंगे। तो एक पूरे चक्र में एसी के प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में परिपथ को दी गई, प्रदान की गई औसत शक्ति, या परिपथ में क्षय होने वाली, व्यय होने वाली औसत शक्ति का मान मालूम हो जाएगा। इसलिए परिपथ में एसी माने प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में, परिपथ में एसी के एक पूरे चक्र में क्षय होने वाली औसत शक्ति, क्षय होने वाली या क्षयित औसत शक्ति, क्षयित औसत शक्ति एवरेज पावर को हम व्यक्त कर सकते हैं P एवरेज, या एलसीआर परिपथ को प्रदान की गई, एसी स्रोत द्वारा प्रदान की गई शक्ति, जिसका उपयोग वह करेगा एलसीआर परिपथ। तो शक्ति में क्या होगा, क्षय होगा। तो P एवरेज क्या होगा, 0 से t P इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक शक्ति गुने dt, जहाँ dt क्या है, 0 से t जो समय काल है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र का, तो उसमें 0 से t के बीच में एक
छोटा समय अंतराल है, एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा अल्प समय अंतराल है। तो 0 से t p इंस्टेंटेनियस समाकलन का संकेत निम्न सीमा 0, उच्च सीमा कैपिटल T, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t है। p इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक शक्ति, PINST डॉट तात्क्षणिक शक्ति का संकेत है, उन्हें dt एक अल्प समय अंतराल है। एक पूरा चक्र 0 से t प्रत्यावर्ती धारा का आधा भाग ऋणात्मक 0 से t/2 तक एंड आधा भाग उसका आधा भाग धनात्मक 0 से t/2 तक एवं आधा भाग ऋणात्मक t/2 से t तक। तो डिवाइडेड बाई, इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, पूरा टाइम तक, मतलब 0 से t मैंने 0 से t मैंने समाकलन दे करके 0 से t इंटीग्रल के अंदर dt, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 से कैपिटल T इंटीग्रल dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। तो कैपिटल T से हमने डिवाइड कर दिया। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में LCR परिपथ, क्योंकि LCR परिपथ हमने सपोज किया है, को प्रदान की गई औसत शक्ति, जिसका उपयोग वह शक्ति का उपयोग माने उस शक्ति का उपयोग LCR परिपथ में क्या होगा, वही शक्ति क्षयित होगी, उसका उपयोग वह LCR परिपथ करेगा। तो उस परिपथ में जो शक्ति होगी, औसत शक्ति का क्षय होगा, जिसके लिए सूत्र हम मालूम करेंगे, व्यंजक मालूम करेंगे। एक अन्य परिपथ जिसमें धारा वोल्टेज से आगे होता है, वह परिपथ होता है संधारित्र युक्त AC परिपथ, संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। उसमें भी जिसमें संचक, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संचक लगा होता है, उसमें धारा वोल्टेज से आगे होती है, कितने कलाकोण से, π/2 कलाकोण से, π/2 रेडियन माने 90 डिग्री कलाकोण से। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पर P इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू है, P इंस्टेंटेनियस समीकरण 3 में हमने लिखा है वोल्टेज इंटू धारा I, वोल्टेज इंटू धारा V इंटू I। अब V का मान रख देंगे समीकरण 1 से, जो वोल्टेज हमने LCR परिपथ को सप्लाई किया है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, जिसके कारण उस वोल्टेज को प्रदान करने के कारण, LCR परिपथ को वोल्टेज AC सोर्स से जोड़ने के कारण वोल्टेज जो प्रदान किया गया, वोल्टेज अप्लाई हुआ V बराबर V0 साइन ओमेगा t, तो उसमें विभवांतर मैंने LCR परिपथ में के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने से उसमें धारा प्रवाहित होने लगी, जिसको I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई द्वारा व्यक्त किया गया LCR परिपथ में, यदि VC इज ग्रेटर देन VL है। तो अब औसत शक्ति के लिए हमने तो लिख दिया 0 से बराबर मैथमेटिकली गणितीय रूप से 0 समाकलन 0 से t कैपिटल T एक पूरे चक्र में AC का, P इंस्टेंटेनियस औसत तात्क्षणिक शक्ति गुना dt एक अल्प समय अंतराल है 0 से t के बीच में, अब बटा टोटल टाइम t से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से P इंस्टेंटेनियस का मान क्योंकि कितना होता है, वोल्टेज गुने करंट V इंटू I, वोल्टेज गुने धारा, तो इसलिए P एवरेज बराबर 0 से 1/t डिवाइडेड बाई t है, तो 1/t को हम बाहर कर लें इंटीग्रल से, समाकलन संकेत से। अब 0 to t कैपिटल T 1/t को समाकलन संकेत से बाहर कर दिया, डिनोमिनेटर में है, हर में है t। अब 0 से t, P इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना होगा, V वोल्टेज इंटू करंट V इंटू I, समीकरण 3 से अभी भी बोर्ड पर है मौजूद, V इंटू I मल्टीप्लाइड बाई dt। तात्क्षणिक शक्ति की जगह V इंटू I हमने लिखा, और V का मान हम जानते हैं समीकरण 1 से, V0 साइन ओमेगा t जो वोल्टेज है 0 to t, V की जगह V0 साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई I की जगह I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई ब्रैकेट क्लोज्ड, साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा t प्लस फाई मल्टीप्लाइड बाई, ये तो I की जगह I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई समीकरण 2 से हुआ, एंड समीकरण 1 से प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 V0 साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई, लास्ट में क्या है, V और I का मान पुट कर दिया, dt एक अल्प समय अंतराल है 0 से t पूरे समय अंतराल के बीच में। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र में समय अंतराल 0 से t तक होता है, आधे समय अंतराल 0 से t/2 तक धारा धनात्मक दिशा में धारा धनात्मक होती है, और एवं t/2 शेष आधे ऋणात्मक भाग t/2 से t तक धारा ऋणात्मक होती है या विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो अब यहाँ पर V0 और I0, V0 क्या है, शिखर वोल्टेज है, I0 क्या है, शिखर धारा है, वोल्टेज का अधिकतम मान शिखर वोल्टेज कहलाया, और औसत शक्ति P एवरेज, इसका संकेत P बार भी होता है, P के ऊपर
एक लाइन खींच देते हैं पी बार, या पी को एंगुलर ब्रैकेट, कोणीय ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है ये ढंग से। यह भी औसत शक्ति का संकेत हो गया। पी को कोणीय ब्रैकेट के अंदर रखा गया, या पी के ऊपर एक लाइन छोटा सा खींच दिया गया, या पी लिख करके ए भी डॉट, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म ए भी डॉट, औसत के लिए। ये तीनों संकेत यूज होता है। यहाँ हम पी ए भी डॉट का यूज कर रहे हैं, लेकिन तीनों संकेत मैंने बता दिया। इक्वल टू 1/t। अब V0 I0 क्या है? नियत है। अधिकतम वोल्टेज हो गया तो वो भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। I0 अधिकतम धारा हो गई, वो भी उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद 0 से t लिमिट, निम्न सीमा यहाँ 0 है, समय का मान, आउट सीमा कितना है? आवर्तकाल t के बराबर। तो अब अंतर क्या बच गया? साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट को बंद किया, dt, बाहर में dt है। अब एक फार्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो उस रूप में लाने के लिए अब ऊपर अंश एवं हर में 2 से गुना कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नीचे कितना हो जाएगा? हर में 2 से गुना करेंगे तो 2t हो गया। 2t था, t तो हमने बाहर पहले ही कर दिया था, औसत शक्ति निकाल रहे थे तो इसलिए। और यहाँ पर भी अंश में भी 2, तो अंदर मैंने इंटीग्रेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt। तो अब यह फार्मूला के रूप में आ गया। 2 साइन ओमेगा टी को ए मान लें, ओमेगा टी प्लस 5 को बी मान लें, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी का मतलब है कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 है, तो आगे माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। अब माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी प्लस 5। तो और औसत शक्ति पी एवरेज इजकल टू V0 I0 अपॉन 2t इंटीग्रल 0 to t, समाकलन का संकेत देकर 0 से t तक 2 साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ कॉस ए माइनस बी, ए की जगह हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कितना? ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह ओमेगा टी प्लस 5, कॉस सी ए माइनस बी, तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस 5 है, ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ओमेगा टी आगे माइनस होने के कारण ओमेगा टी माइनस 5 ही हो जाएगा, और इंटू माइनस बीच में होता है कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी इजकल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो एक की जगह पर ओमेगा टी को ए माना, ओमेगा टी प्लस 5 को बी, तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 है, ब्रैकेट हटा दिया तो आगे माइनस है, इसलिए प्लस वाला जो टर्म है 5 वो माइनस हो गया। तो कॉस ए माइनस बी तो हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो माइनस कॉस माइनस फिर से अब कॉस लिखेंगे, कॉस ए की जगह कितना है? ए की जगह ओमेगा टी है, अब बी की जगह ओमेगा टी प्लस 5 है, यहाँ भी ब्रैकेट हटा दिया, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस, यहाँ जो ब्रैकेट था ओमेगा टी प्लस 5 वाला उसको हटा दिया, तो प्लस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी प्लस 5, अब मल्टीप्लाइड बाई बाहर में क्या है? डी टी है, तो यहाँ जगह नहीं है तो नीचे में लिख देते हैं इंटू डी टी। अब फर्स्ट इंटीग्रल में इसमें जो है क्या होगा? कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है फर्स्ट टर्म में, ब्रैकेट के अंदर माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? कॉस माइनस 5। अब यह इंटीग्रेशन कॉमन है दोनों पर, मतलब यह इंटीग्रेशन कॉमन है, इस टर्म पर भी है कॉमन और यहाँ भी कॉमन है, इस टर्म सेकेंड दोनों पर कॉमन है। तो इंटीग्रेशन 0 से t, पहला टर्म में क्या बचा? कॉस माइनस 5, कॉस माइनस 5 इक्वल टू कॉस 5 इंटू टी टी है, अलग अलग कर दिए ब्रैकेट हटा करके, तो इंटीग्रेशन इस पर भी अप्लाई हो गया, फिर सेकेंड टर्म पर भी अप्लाई हो गया, सेकेंड टर्म पर भी अप्लाई हो गया एंड फर्स्ट टर्म पर भी अप्लाई हो गया। तो 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन का रूल्स है और पी एवरेज इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2t मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल,
अब इंटीग्रेशन 0 to t कॉमन है दोनों टर्म के लिए, बोथ टर्म्स के लिए, दोनों पदों के लिए, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों पद है उसके लिए कॉमन है, तो इसलिए इंटीग्रल 0 to t दोनों पदों पर अप्लाई हो जाएगा। तो 0 to t cos माइनस फाइव इक्वल टू cos फाइव, तो cos फाइव इंटू बाहर में क्या है, ब्रैकेट के बाहर dt से मल्टीप्लाई है, तो cos फाइव इंटू dt हो जाएगा माइनस, अब इंटीग्रेशन को सेकंड टर्म पर भी अप्लाई करें, cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू dt, और इस पर भी इंटीग्रेशन लगाना है सेकंड टर्म पर भी, cos 2 अंडर ब्रैकेट 2 ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू dt, लेकिन उसके पहले इंटीग्रेशन चूंकि यहाँ कॉमन है 0 से t, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे करके हमने बाहर रखा है इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन दोनों पर अप्लाई होगा, तो इसलिए बोथ टर्म पर अप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के अंदर बोथ टर्म पर अप्लाई होगा, तो दोनों टर्म पर अप्लाई हो गया इंटीग्रेशन। इसमें सेकेंड जो इंटीग्रेशन है 0 से t cos, सेकेंड जो समाकलन है 0 से t cos अंडर ब्रैकेट 2 ओमेगा टी प्लस फाइव dt, इसका इंटीग्रेशन 1 होगा, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन 2 ओमेगा होगा, ओमेगा कोणीय वेग है बराबर 2 पाई बाई टी, एंड स्मॉल टी के जगह एक बार कैपिटल टी पुट करेंगे, एंड फिर माइनस इसी टर्म को फिर दोबारा लिख करके फिर टी के जगह 0 पुट करेंगे निम्न सीमा, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो सेकेंड इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। और फर्स्ट इंटीग्रेशन जो फर्स्ट टर्म है ये बिग ब्रैकेट के अंदर, तो उसमें cos फाइव तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एंड 0 से t dt का समाकलन कितना हो जाएगा, dt का समाकलन t हो जाएगा, और लिमिट उसी सीमा माइनस निम्न सीमा t माइनस 0 इक्वल टू t, तो cos फाइव टू t हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू, सेकेंड इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और p एवरेज औसत शक्ति बराबर v0 I0 बटा 2t मल्टीप्लाइड बाई केवल सेकेंड टर्म, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके नीचे हम 0 लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में cos फाइव भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t, उसके बाद लिमिट ले लेंगे t उच्च सीमा t, फिर t के स्मॉल t की जगह एक बार कैपिटल T पुट करेंगे बड़ा T, और उसके बाद बीच में माइनस साइन दे करके फिर 0 पुट करेंगे, तो cos फाइव इंटू cos फाइव तो बाहर ही हो जाएगा इंटीग्रेशन के, और dt का स्मॉल t आ गया, और लिमिट लेने पर t माइनस 0 दैट इज कैपिटल T, तो v0 I0 बटा 2t मल्टीप्लाइड बाई cos फाइव इंटू इंटीग्रल समाकलन 0 टू कैपिटल T dt का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल T, सेकेंड इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव dt बराबर 0, उसको हमने छोड़ दिया। तो इस प्रकार t से t यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, औसत शक्ति का एक्सप्रेशन में p से t कैंसिल हो गया, अब कितना आ गया, बराबर v0 I0 अपॉन 2 इंटू cos फाइव। अब इसको भी हम आगे v0 I0 बाई टू को हम लिख सकते हैं, v0 I0 बाई 2 जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं v0 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई I0 बाई रूट 2, उससे क्या फायदा होगा, v0 बाई रूट 2 क्या होगा, वर्ग माध्य वोल्टेज हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, एंड I0 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल धारा, रूट मीन स्क्वायर करंट हो जाएगा, आई आर एम एस लिख देंगे I0 बाई रूट 2 के जगह, और v0 बाई रूट 2 के जगह वी आर एम एस एवं आई आर एम एस को क्रमशः आभासी वोल्टेज एवं आभासी धारा कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज वी आर एम एस को आभासी वोल्टेज भी कहा जाता है, एंड I0 बाई रूट 2 मतलब आई आर एम एस को वर्ग माध्य मूल धारा तो है ही, इसे आभासी धारा भी कहा जाता है। इस प्रकार औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति, यहाँ LCR श्रेणीबद्ध AC परिपथ है, तो उसकी औसत शक्ति या उसमें क्षयित होने वाली औसत शक्ति को हम कैसे व्यक्त करेंगे फाइनली, इसलिए औसत शक्ति P एवरेज, AC परिपथ की औसत शक्ति P एवरेज इक्वल टू v0 I0 बाई 2 cos फाइव तो आ गया, इसे समीकरण 4 मान लिया जाए, 4। अब इसको हम सेट करते हैं, v0 I0 बाई 2 को v0 अपॉन रूट 2, v0 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई I0 अपॉन रूट 2 को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2 इंटू cos फाइव। यहाँ जो cos फाइव टर्म है उसी को शक्ति गुणांक कहा जाता है,
एसी परिपथ का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक। यहाँ एलसीआर परिपथ यूज किए हैं तो एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक। तो अब इसे हम लिखें फाइनली, इसलिए औसत शक्ति जो होगा पी एवरेज, एसी परिपथ की औसत शक्ति V0/√2 को VRMS लिखेंगे। इसे आभासी वोल्टेज भी कहा जाता है, वर्गमात मूल वोल्टेज तो है ही। VRMS बराबर V0/√2 मल्टीप्लाई बाई I0/√2 को हम लिख सकते हैं IRMS इंटू cos फाई, इक्वेशन नंबर 5। और यह फाइनल एक्सप्रेशन है, यह अंतिम व्यंजक है औसत शक्ति के लिए। एसी परिपथ की औसत शक्ति, यहाँ एलसीआर परिपथ की औसत शक्ति एक प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में पी एवरेज बराबर VRMS IRMS इंटू cos फाई, जहाँ cos फाई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक। इसका भी हम सूत्र प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह एलसीआर परिपथ के लिए है तो एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक हो गया। अब औसत शक्ति जो होगा, क्षय होने वाली औसत शक्ति, अगर परिपथ केवल प्रतिरोध वाला होगा तो उसमें तो औसत शक्ति मैक्सिमम क्षयित होगी, P बराबर V0 I0/2, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। लेकिन जब केवल प्रतिरोध युक्त परंतु जब प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा या संचक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा तो उसमें वोल्टेज एवं धारा के बीच कला कोण कितना होता है, π/2 होता है, π/2 रेडियन 90 डिग्री। तो उसमें क्षयित जो औसत शक्ति होगी प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या संचक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा तो बहेगी लेकिन कोई शक्ति उससे क्षय नहीं होगा, कोई शक्ति का क्षय नहीं होगा। तो उस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं, वाटलेस करंट भी कहते हैं। तो वह किस स्थिति में होगा, प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो केवल प्रतिरोध वाला अगर कंपोनेंट रहेगा प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तो उसमें क्षयित जो औसत शक्ति हो गया वो अधिकतम होगा। और एलसीआर परिपथ में भी अनुनाद की स्थिति में जो क्षयित शक्ति होगी, एवरेज पावर, औसत पी एवरेज, वह जो है उसमें भी जब अनुनाद की स्थिति में जब L ओमेगा इक्वल टू मतलब प्रेरक का प्रतिरोध और संचक का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा तो XL बराबर XC हो जाएगा। प्रेरक का प्रतिरोध XL, धारिता का प्रतिरोध, संचक का प्रतिरोध XC, दोनों बराबर हो जाएगा तो XL माइनस, क्योंकि प्रतिबाधा के सूत्र में हम प्राप्त किए थे Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तब जब XL माइनस बराबर XL, XC बराबर XL हो गया तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो केवल प्रतिबाधा में क्या बच जाएगा, प्रतिबाधा में √R² माने Z बराबर R हो जाएगा। तो उस स्थिति में शक्ति गुणांक cos फाई कितना हो जाएगा, अनुनादी एलसीआर एसी परिपथ में शक्ति गुणांक cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z होता है। क्योंकि tan फाई बराबर कितना होता है, tan फाई जो होता है वह एलसीआर परिपथ में हमने देखा था कितना होता है, tan फाई इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन XC माइनस XL अपॉन R। तो XC माइनस XL को हम tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर आधार बटा लंब होता है, तो उसको लंब में मान लें। XC माइनस किसी त्रिभुज जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, जो प्रतिबाधा त्रिभुज है, उसमें कलाकोण फाई अगर हम मान लें तो फाई कलाकोण होगा तो संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। तो संपूर्ण त्रिभुज में क्या होगा, इस संपूर्ण त्रिभुज में tan फाई, यह कलाकोण फाई मान लिया जाए तो tan फाई कितना होता है, लंब बटा आधार। तो tan फाई कितना आया था, XC माइनस XL, मतलब XC माइनस XL लंब में था, आधार में क्या था, R था। XC माइनस XL बटा R था जब BC इज ग्रेटर देन BL था। तो ये जो Z होगा, ये जो ट्रायंगल है इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल कहा जाता है, प्रतिबाधा त्रिभुज। तो इसका जो कर्ण है वह प्रतिबाधा का मान देगा, एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान देगा। Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो cos फाई क्या है, cos फाई इसमें क्या है, यहाँ जो परिपथ है एसी परिपथ, कौन सा परिपथ हमने लिया था, एलसीआर एसी परिपथ, तो उसका शक्ति गुणांक है। तो cos फाई को हम क्या लिखेंगे, शक्ति गुणांक। cos फाई एसी परिपथ का, यहाँ एसी परिपथ कौन है, एलसीआर परिपथ, किसी परिपथ का हो सकता है जिसमें दो अवयव होंगे, जैसे कि एलआर परिपथ का हो सकता है, आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक हो सकता है।
तो लेकिन यहाँ LCR परिपथ लिए हैं, तो AC परिपथ ब्रैकेट में लिख देंगे। LCR यहाँ हमने लिया है, लेकिन किसी अन्य परिपथ का भी शक्ति गुणांक हो सकता है। LCR परिपथ, परिपथ माने AC परिपथ, LCR AC परिपथ का शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक। और ये कितने के बराबर हो जाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल से? यहाँ इम्पीडेंस ट्रायंगल है, तो इससे tan फाई LCR परिपथ के लिए XC माइनस XL बटा R हमने शुरू में भी बताया था। तो XC माइनस XL जो है लंब हो गया, लंब को XC माइनस XL द्वारा प्रदर्शित किए, आधार को प्रतिरोध के द्वारा। तो कर्ण होगा वह कुल प्रतिरोध LCR परिपथ को बताएगा, जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है, Z। तो cos फाई कितना हो जाएगा? tan फाई तो XC माइनस XL बटा R हो गया LCR AC परिपथ में, तो cos फाई आधार बटा कर्ण, तो R बटा Z, तो Z की जगह R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। यही अनुनाद की स्थिति में XC बराबर XL होता है, तो Z बराबर केवल रूट अंडर R स्क्वायर, तो Z बटा R। तो उस इक्वेशन में cos फाई कितना होता है? R बटा Z, तो Z की जगह R हो जाएगा। तो अनुनादी AC परिपथ में cos फाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो उसमें जो है क्षयित शक्ति होगी। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ में भी क्षयित शक्ति होगी, वह शून्य नहीं होगी, महत्तम होगी। तो cos फाई कितना हो गया? आधार बटा कर्ण R अपॉन Z। LCR परिपथ के लिए R अपॉन Z की जगह रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। यह cos फाई के लिए हो गया एक इक्वेशन। यहाँ पर 6 हम दे दें, 5 तक हमने यूज किया है। वैसे cos फाई का अनदर फॉर्मूला भी समीकरण 5 की सहायता से मिल सकता है, उसे भी हम व्यक्त करेंगे। लेकिन अभी LCR परिपथ का cos फाई को हमने देखा, cos फाई माने शक्ति गुणांक को देखा, cos फाई R बटा Z, इसे tan फाई के सूत्र से प्राप्त किया गया LCR परिपथ का, और Z की जगह R बराबर रूट अंडर Z की जगह रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, माने LCR परिपथ की कुल प्रतिरोध हो गया, जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है। अब अनुनादी LCR परिपथ में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है MCQ के रूप में, अनुनादी LCR परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। अनुनादी LCR AC परिपथ, अनुनादी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए परिपथ में cos फाई कितना होगा? cos फाई का वैल्यू, cos फाई इक्वल टू क्या हो गया? R अपॉन Z बराबर क्या होता है अनुनादी AC सर्किट में? अनुनाद की स्थिति में धारतीय प्रतिघात XC बराबर प्रेरणिक प्रतिघात, तो दोनों का अंतर, दोनों बराबर हो जाएगा, तो अंतर 0 हो जाएगा। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अधिकतम होती है। तो cos फाई LC अनुनादी LCR AC परिपथ में cos फाई कितना हो गया? R बटा रूट अंडर केवल R स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ XC बराबर XL होता है अनुनाद की स्थिति में, तो R रूट अंडर R स्क्वायर इक्वल टू R होगा, R बटा R cos फाई इक्वल टू 1। इसलिए V एवं I वोल्टेज एवं धारा के बीच का जो कला कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? वह 0 हो जाएगा। तो यह सर्किट भी अनुनाद की स्थिति में LCR AC परिपथ भी प्रतिरोधयुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के समान कार्य करेगा। तो V एवं I के बीच का कोण कितना हो गया? बीच कला कोण फाई बराबर कितना हो गया? cos फाई 1 हो गया अनुनादी AC परिपथ के लिए। तो यह भी MCQ के रूप में मल्टीपल वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में इसे भी 12 बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है कभी कभी। तो cos फाई इक्वल टू 1 LCR परिपथ में, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? या कला कोण कितना होगा? cos फाई 1, तो फाई इक्वल टू 0 डिग्री, माने वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी एवं प्रत्यावर्ती धाराएं समान कला में होंगे। तो वह परिपथ LCR परिपथ उस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में प्योरली पूर्णतः प्रतिरोधयुक्त प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के समान काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा, मतलब प्रतिरोध वाला कंपोनेंट होगा, तो उस स्थिति में जो औसत शक्ति होगी, माने किसी AC परिपथ में क्षयित होने वाली औसत शक्ति, क्षय होने वाली औसत शक्ति, या उस परिपथ को, उस AC परिपथ को प्रदान की गई औसत शक्ति, वह महत्तम होगा, क्योंकि cos फाई का मान उस स्थिति में 1 होगा। अदरवाइज अगर प्रेरक युक्त परिपथ है तो उसमें फाई जो है 90 डिग्री हो जाता है, वोल्टेज एवं धारा के बीच का कला कोण। या केवल कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उसमें भी मतलब संधारित्र AC परिपथ होगा, जिसमें केवल संचयक या संधारित्र होगा, तो उसमें भी कला कोण फाई 90, cos फाई बाई 2 कितना होता है? cos फाई बाई 2 cos 90 0 हो जाता है।
उसमें क्षयिक शक्ति क्या होगा, प्रेरकयुक्त या संचययुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्षयिक शक्ति का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अनुनादी एलसीआर परिपथ में भी कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वी एवं आई के बीच का कोण फाई हो जाएगा। अब समीकरण 5 की सहायता से हम शक्ति गुणांक, एसी परिपथ का शक्ति गुणांक कॉस फाई के लिए भी सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं समीकरण 5 की सहायता से। तो इसके लिए अब समीकरण 6 को मैं इरेज करता हूँ। एंड कॉस फाई जो हमने लिखा था tan फाई के हेल्प से जो फॉर्मूला प्राप्त किया था उसे भी इरेज करता हूँ। तो समीकरण 5 की सहायता से हम लिख सकते हैं, समीकरण 6 तक हम पहुँचे थे। तो कॉस फाई समीकरण 5 से, और लिखिए इसके नीचे आप लिखेंगे, हमने तो इरेज कर दिया है, उसके नीचे लिखेंगे कॉस फाई का 1 आया, इसके नीचे आप लिखेंगे समीकरण 5 से औसत शक्ति, कॉस फाई क्या है, औसत शक्ति है। यहाँ तो एलसीआर परिपथ लिया है, लेकिन किसी भी परिपथ का हो सकता है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो। एलआर सर्किट का हो सकता है, आरसी सर्किट का भी हो सकता है। तो कॉस फाई इक्वल टू, वैसे प्रेरकयुक्त परिपथ है, संचययुक्त परिपथ में कला कोण जो होता है भी और आई, उसके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, पी एवरेज औसत शक्ति बटा वी आरएमएस, आरएमएस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई आरएमएस करंट। इंपेडेंस ट्रायंगल प्रतिबाधा त्रिभुज को भी मैं इरेज करता हूं, बराबर है पी एवरेज जो होगा वो ट्रू पावर हो गया। पी एवरेज क्या हो गया, ट्रू पावर, ये पीटी हो गया। ट्रू पावर को हम लिखेंगे, ट्रू पावर का मतलब यथार्थ शक्ति, यथार्थ शक्ति, यथार्थ माने वास्तविक शक्ति। औसत शक्ति जो हो गया पी एवरेज, जो फॉर्मूला आया है, व्यंजक आया है, तो पी एवरेज को हम यथार्थ शक्ति पीटी से सूचित करेंगे। और वी आरएमएस वर्ग माध्य मूल वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज को हम आभासी वोल्टेज भी कहते हैं, गुना आई आरएमएस वर्ग माध्य मूल धारा, इसे आभासी धारा भी कहते हैं। तो आभासी वोल्टेज गुने आभासी धारा क्या होगा, आभासी शक्ति होगा। आभासी शक्ति को पी एपरेंट से उसे सूचित करेंगे। आभासी को अंग्रेजी में एपरेंट कहा जाता है। एपरेंट का पहला लेटर ए को सफिक्स में, पी के सफिक्स में रखा जाता है संकेत के लिए, आभासी शक्ति के लिए। और यथार्थ का अंग्रेजी होता है ट्रू, तो यथार्थ शक्ति है तो ट्रू पावर को पी दे करके सफिक्स में टी, एवं आभासी शक्ति वी आरएमएस एवं गुने आई आरएमएस आभासी शक्ति है, पी ए होगा, यह आभासी शक्ति है। तो कॉस फाई को हम आभासी यथार्थ शक्ति पीटी, संकेत पीटी ट्रू पावर एवं आभासी शक्ति पीए का अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इक्वेशन 6 तक आया था, इक्वेशन 7 मान लिया जाए। तो इस फॉर्मूला को भी कभी कभी 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है, दे देगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, एमसीक्यू में, कि शक्ति गुणांक मतलब एसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो उसमें एक विकल्प कॉस फाई बराबर पीटी बटा पीए, यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति, यह हो गया। एलसीआर परिपथ के लिए हम वी आरएमएस को लिख सकते हैं आई, वी बराबर आई आर, उनका नियम से वी बराबर आई आर, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, और आर क्या होगा, एलसीआर परिपथ के लिए जो आर होता है वह जेड होता है, प्रतिबाधा होता है। तो समीकरण 5 को ही हम एलसीआर परिपथ के लिए हम लिख सकते हैं, एलसीआर एसी परिपथ या श्रेणीबद्ध एलसीआर एसी परिपथ के लिए समीकरण 5 को अब हम लिख सकते हैं औसत शक्ति पी एवरेज, एलसीआर परिपथ की औसत शक्ति पी एवरेज बराबर वी आरएमएस को हम लिख सकते हैं आई आरएमएस इंटू आर, आई आरएमएस इंटू, अब आर की जगह जेड हम लिखेंगे। एलसीआर परिपथ के का प्रतिरोध को हम आर तो नहीं लिखते हैं, जेड लिखते हैं, जेड बराबर रूट अंडर एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो आर की जगह एलसीआर परिपथ के लिए हम जेड लिख देंगे, और वी आरएमएस के लिए हम आई आरएमएस इंटू आर की जगह जेड, वी आर आई आरएमएस इंटू जेड, उनका नियम से अगुने आई आरएमएस अगुने कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। यहाँ जब एलसीआर परिपथ लेंगे तो एलसीआर परिपथ एसी परिपथ का शक्ति गुणांक हो गया कॉस फाई, है ना। तो औसत शक्ति समीकरण 5 को हमने जब वी आरएमएस को लिख दिया आई आरएमएस गुने जेड,
मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस ये है इंटू कॉस फाई, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस क्या हो गया, आई स्क्वायर आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई जेड इंटू कॉस फाई। यह एल सी आर श्रेणीबद्ध एल सी आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति, उसमें क्षय होने वाली औसत शक्ति या एल सी आर एसी परिपथ को प्रदान की गई औसत शक्ति का यह फॉर्मूला हो गया एल सी आर परिपथ के लिए। इक्वेशन नंबर 8 हो गया। और समीकरण 5 को जनरल किसी भी एसी परिपथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एसी परिपथ हम लेकर चले हैं, लेकिन एसी परिपथ के लिए यहाँ पर जेड क्या है, प्रतिबाधा है एल सी आर परिपथ का कुल प्रतिरोध, आर की जगह हमने जेड यूज किया है। इसके साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो या समझ में आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।